पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया और लोग जोर घटाव करने में लगे हैं, साथ में दूसरे चरण की तैयारी भी। और महागठबंधन कुछ इस तरीके का मनोवैज्ञानिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि वह जीत रहा है। अब देखिए अंदर खाने में क्या चल रहा है। दोनों गठबंधनों के पास अपनी अपनी टीमें हैं और दोनों गठबंधन इस बात का गणित भी लगा रहे हैं कि जेन जी, जिसका झुकाव तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों की ओर रहा है, एनडीए के साथ भी है, तो प्रशांत किशोर ने कितना खेल खराब किया। प्रशांत किशोर को मत नहीं मिल रहे हैं, यह बात गलत साबित हुई है। प्रशांत किशोर को कई क्षेत्रों में बहुत अच्छे मत मिले हैं, जो किसी की भी जीत हार की पटकथा को लिखेगा। अब देखिए, जब हमने कहा कि टीमें जो हैं वह जोर घटाव करने में लगी है, जब हमने एनडीए के लोगों से बातचीत की, जो एनालिटिक्स माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उनका कहना है कि जो अनौपचारिक बातचीत में कि 121 सीटों में 72 तो हम निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। 72, तो यह लाइव सिटीज बता रहा है 72। एनडीए का मानना है कि 72 सीटें जीत रहे हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट जेडीयू का बेहतर है। सहयोगी दलों का, अन्य सहयोगी दलों का मतलब बीजेपी का भी कम है, अन्य सहयोगी दलों का अपेक्षाकृत और भी ज्यादा कम है। और 49 सीटें महागठबंधन, तो 72 और 49 121 हो जाता है एनडीए के जो मैनेजमेंट में लगे लोग हैं। दूसरी ओर हमने महागठबंधन को भी कुरेदने की कोशिश की कि वहां क्या माना जा रहा है। तेजस्वी यादव कल रात को किस तरीके से बिहार की जनता को धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार का बनना तय हो गया। आगे सीमांचल में वोट है, चंपारण में वोट है, गया जहानाबाद में वोट है, नवादा में वोट है। तो देखिए, जब हमने महागठबंधन के लोगों से पूछा कि आपका अनुमान क्या है, तो उन्होंने कहा लड़ाई करी है, लेकिन आधी लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा गणित है, जो हमारा फीडबैक है, पहले चरण की 121 सीटों में 66 हम जीत रहे हैं। महागठबंधन कह रहा है 72 हम जीत रहे हैं। माफ कीजिएगा, एनडीए कह रहा है कि 72 हम जीत रहे हैं, 49 महागठबंधन जीत रहा है। लेकिन महागठबंधन के जो गणितज्ञ हैं वह कह रहे हैं 66 हम जीत रहे हैं और 55 एनडीए जीत रहा है। तो देखिए, इसका आशय यह है कि लड़ाई कठिन, और इसका आशय यह कि अभी एनडीए को भी मेहनत करना है, और यदि महागठबंधन को भी सरकार बनानी है तो 66 मतलब अभी आधे पर है। 122 चाहिए, आपको 124 पहुंचना है, तो आधे से थोड़ा सा अधिक है। तो यह गणित है और माहौल आप समझ ही रहे हैं। वोट प्रतिशत का बढ़ जाना, एसआईआर के बाद वोटरों का कम होना, नए वोटरों का जुड़ना, और महाराष्ट्र और हरियाणा का यह इतिहास भी कि वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद भी मौजूदा सरकार का फिर से वापस आना। अब इन तमाम पहलुओं पर आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, वो थोड़ा टेक्निकल उसमें चीजें हैं, वोटर एसआईआर को और वोट परसेंटेज को, और उसमें महिला वोट परसेंटेज की जो खबरें आ रही हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके पहले ये जो कुछ हमारी भी कुछ लोगों से बात हुई है, तो उधर से जो एक फीडबैक है, जो एनडीए की जो दिल्ली की टीम है उसने आपको जो पटना में बताया लोगों ने 72, उससे 4 सीटें कम बताई कि 68 जीत रहे हैं हम लोग, कि 68 जीत रहे हैं हम लोग। और बाकी सीटें दिल्ली में एनडीए के लोगों ने कि 68 जीत रहे हैं और बाकी सीटें उनको जा रही हैं, 53 सीटें उनको जा रही हैं महागठबंधन को। और महागठबंधन के नजदीकी लोग जो हैं उनका कहना है कि 60-60 सीटें दोनों जीत रहे हैं। दिल्ली में जो लोगों ने बताया कि 60-60 सीटें दोनों जीत रहे हैं, तो इसका मतलब कि फिगर आसपास ही घूम रहे हैं। जो फिगर आपको पटना में कहा जा रहा है वही फिगर हम दिल्ली में सुन रहे हैं, या जो दूसरे लोगों से हमारी बात हो रही है वो मोटे तौर पर वही फिगर बता रहे हैं। अब उसमें देखिए, अगर आज 61 या 62 सीटें इसमें थी महागठबंधन की ऑलरेडी,
अगर आप उतने पर ही हैं, मतलब 61-62 आपको पिछली बार मिली थी इस चरण की, ये जो 121 सीटें हैं, और अगर आप उतने पर ही हैं या ये कह रहे हैं कि हम 5 सीटें जीत रहे हैं, तो इसका मतलब कि पिछले ही साल की पिछले ही चुनाव के पैटर्न पर चुनाव हो रहा है। एक सिंपल बात जो ये समझ में आती है। दूसरी ओर अगर अगर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हम उनके जिनके पास अभी 59 सीटें हैं, चिराग पासवान की जीती हुई एक सीट जो थी उसको जोड़ लें और मुकेश सहनी वाली चारों जोड़ लें, तब भी 59 सीटें उनकी बनती हैं। अगर वो 68 कह रहे हैं तो इसका मतलब 9 सीटों का फायदा है। 72 कह रहे हैं तो इसका मतलब 13 सीटों का फायदा है। तो ये उस लाइन पर है जो लाइन हम लोग चुनाव के समय लगातार सुनते रहे थे कि 15-15 सीटों का फायदा हर अगर दोनों अगर चरणों में होता है तो ये लोग 150 के आसपास पहुंच जाएंगे, 145 150 एनडीए पहुंच जाएगा। तो ये चर्चा जो हम लोग सुनते रहे थे उस डायरेक्शन में एनडीए के नेताओं का ये कहना है कि 13, मान लीजिए हम एक वही पकड़े कि 13 का इस चरण में बढ़ोतरी है, 13 अगले चरण में बढ़ जाएगा, ये वो मान रहे हैं। इसके बाद इसका मतलब दोनों जिस लाइन पर सोच रहे हैं, दोनों गठबंधन उस लाइन पर जिस लाइन पर सोचते रहे हैं उसी लाइन पर पोस्ट पोल नैरेटिव भी बना रहे हैं, क्योंकि एक फेज का चुनाव अभी बाकी है। पार्टियां बनाती हैं, हम लोगों ने कल देखा कैसे चुनाव खत्म होते ही सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि हम 100 सीट जीत रहे हैं। और यादव का भी हम लोगों ने देखा कि वो झुक करके हाथ जोड़ करके और बिहार की जनता का आभार जता रहे थे, जैसे बिहार की जनता ने सरकार ही बना दी हो। तो ये बिहार की जनता का आभार जताने वाली अभी कोई बात नहीं हुई, अभी कोई बात नहीं है। अब यहीं से हम आ जाते हैं वोट परसेंटेज पर, ज्ञानेश्वर जी बाकी बातें बाद में करेंगे। आभार जताने जैसी कोई बात इसलिए नहीं है कि ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है ये असल में उतना ही वोट है जितना पिछली बार वोट हुआ था। बिल्कुल, ये एसआईआर के कारण एसआईआर में 8% वोट कटा है जी। 7,89,00,000 वोटर थे पहले और उसमें से 69 लाख, हम मान ले 70 लाख के नाम कटे हैं। तो इसका मतलब 8% वोटर के नाम कट गए जो एलियंस थे। एलियंस का मतलब नॉन एग्जिस्टेंट थे, मृत्यु हो गई थी, स्थायी रूप से शिफ्ट कर गए थे, या एक से ज्यादा जगह पर जिनका नाम था, ऐसे 69-70 लाख नाम कट गए। 7,89,00,000 की जो मतदाता सूची थी उसमें से। तो 8% वोट कटा और 8% रिफ्लेक्ट हुआ आपके वोटिंग में। तो ये तो वही बात हुई ना, जितना पिछली बार वोट हुआ उतना ही अभी भी हुआ। ये रिफ्लेक्शन जो है ये टेक्निकल है। तो 8% का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कि मतदाता जो दिख रहा है वोटर परसेंटेज 8% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये एसआईआर के कारण दिख रहा है जी। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे तो एब्सोल्यूट नंबर उसी अंदाज में बता रहा है, आप पिछली बार से जोड़ करके देख लीजिएगा। एब्सोल्यूट नंबर में कोई यही 2,44,00,000 के करीब वोट पड़ा है। तो कुल मिलाकर के जब एब्सोल्यूट नंबर्स में हम लोग आएंगे आखिर जब दोनों चरण के वोटिंग के बाद, तो आंकड़ा उसी के आसपास होगा जितना हर बार बढ़ता है, जैसे 56 से बढ़ के 57 हो जाए उस तरह का बढ़ता है। तो एक तो ये बात समझनी है। तो इस टेक्निक मतलब एसआईआर का मामला इसलिए ये टेक्निकल है। तो अभी बिहार की जनता ने आभार जताने लायक कोई काम हुआ नहीं है। आभार जताने लायक तो होता है जैसे देश के कई राज्यों में 80% 90% पोलिंग होती है, हमारे यहाँ भी 80% 70% 75% लोग वोट करते हैं। या रिजल्ट आ जाए तो पार्टियां आभार जताए बिहार की जनता का। बिहार की जनता को अभी भी समय है, आखिरी चरण दूसरे चरण के लिए निकले और कुछ रिकॉर्ड ऐसा बनाए जिससे लगे कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं और देखिए कैसा वोट किया, कैसा मैसिव जो है सो मैंडेट के लिए वोटिंग हुई है। लेकिन अब हमको ये वाला फेज जो था छठ के बाद एक आध हफ्ता तक लोग रुक भी सकता है, 1 हफ्ता तक 10 दिन तक। 11 तक कितना लोग रुकेगा उसमें और संदेह है। तो ऐसा ना हो कि 11 वाली वोटिंग में इससे थोड़ा कम ही हो जाए। तो बढ़ाना चाहिए, बढ़ाएं तब फिर लगे कि अच्छी बात है, कोई जनादेश के लिए कोई नए जनादेश के लिए हो रहा है। तो हम एक तकनीकी आधार पर यही कह रहे हैं कि जो जनादेश है उसी के आसपास मतदाताओं का भी रुख है। शहरी क्षेत्रों में आप देखिए पटना के सभी सीटों पर कितना कम मतदान हुआ है। पटना के सभी क्षेत्रों में अभी भी 60% से कम मतदान है। और पटना की ही 13-14 सीटें हैं ज्ञानेश्वर जी जहां महिलाओं का वोट पुरुषों से कम है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी 13-14 सीटों पर पटना की। तो ट्रेंड में कहाँ चेंज है? ट्रेंड यही होता है हमेशा कि शहरी क्षेत्र में कम वोट होता है, पटना के शहरी क्षेत्रों में और कम वोट होता है। शहरी क्षेत्रों में जहां मध्य वर्ग के लोग हैं वहां महिलाओं का वोट कम होता है। तो सारा वही ट्रेंड है, सब वोटिंग का ट्रेंड पैटर्न वही है। इसलिए नतीजों का आकलन जो है वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक दल अभी पहली प्रतिक्रिया में, अब तो उनको वास्तविकता पता चल रही होगी, पहली प्रतिक्रिया में ज्यादातर लोग अपने मतदाताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने वर्कर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी सीटें बढ़ा चढ़ा करके इन्फ्लेटेड करके बताते हैं लोग। जैसे 100 सीटें बीजेपी ने कही और उन्होंने तो आभार जता दिया जैसे सरकारी बन रही है। वो स्थिति नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखेंगे तो लड़ाई दिखेगी हर जगह, कास्ट के इक्वेशन की वजह से, कैंडिडेट की वजह से, लोकल कारणों की वजह से,
डिसकंटेनमेंट जो लोकल है उसकी वजह से इन तमाम कारणों से आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ाई दिखेगी। लेकिन वही मैक्रो तस्वीर आप देखेंगे, बड़ी तस्वीर देखेंगे तो ये लगेगा कि एनडीए को एडवांटेज है, चाहे वो एडवांटेज जितना हो, चाहे जितने में तब्दील करे, जितनी सीटों में तब्दील हो। लेकिन वो एडवांटेज हमको तो दिखाई दिया, हम तो घूमे तब भी दिखाई दिया। और अभी वोटिंग पैटर्न में कल दिन भर हम एक स्टूडियो में बैठे हुए थे, हमने कल भी बात हो रही थी तो कह रहे थे, और वहां जो अलग अलग जगहों पर, वो बड़ा चैनल है तो उसके रिपोर्टर्स अलग अलग बूथ्स पर थे, अलग अलग प्रमंडलों में थे बूथ पर, तो मतलब मिथिला के क्षेत्र में भी थे, सारण में भी थे, पटना में भी थे। तो जहां भी माइक पर लगाया और वहां कोई बड़ा मैनिपुलेट करने का मौका नहीं था। आप माइक पर लगाइए और लोग कहे कि नीतीश कुमार, आप जैसे हमने कई महिलाओं को सुना, किस एजेंडे पर वोट करें तो नीतीश कुमार, एजेंडा नहीं पता है उसको, एजेंडा क्या है, किस नाम पर वोट करें तो नीतीश कुमार, किसके लिए वोट कर रहे हैं तो नीतीश कुमार या मोदी नाम ले रहे हैं। एक तो हमने ये चीज कल ही हमने ये मार्क की ज्ञानेश्वर जी की, पूरे चुनाव में किसी उम्मीदवार की कोई हैसियत नहीं है, किसी उम्मीदवार का एक जगह मतदाता ने नाम नहीं लिया, एक मतदाता ने नाम नहीं लिया कि हम अमुक उम्मीदवार के लिए वोट कर रहे हैं। बिल्कुल जगह मोकामा में जरूर अनंत सिंह का नाम सुनने को मिला कि अनंत सिंह को देंगे, बाकी कहीं उम्मीदवार का नाम लोगों ने नहीं लिया। नहीं, लालगंज में शिवानी शुक्ला का नाम सुनने को मिल रहा था और रघुनाथपुर में ओसामा साहब का नाम सुनने को मिल रहा था। हाँ, तो वहां के लोग, वहां हमारा, हम उस माइक रिपोर्टर वहां के नहीं देखे, हो सकता है कि छपरा में खेसारी लाल यादव का भी लोग नाम ले रहे हो चुकी, लेकिन वो गौण है। मतलब आप समझिए कि 1314 उम्मीदवार थे पहले चरण में, 1314 उम्मीदवार मैदान में थे, और अगर 5-7 का नाम लिया जा रहा तो सोचिए क्या राजनीति हो गई, क्या मतलब नेता की क्या हैसियत रह गई है। ये बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की स्थिति ऐसी हो गई है। तो नेता उम्मीदवार के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। और इससे हमारा कंक्लूजन ये था, हमने जो निष्कर्ष निकाला इस बात पर सोचते हुए, कल हम लौट रहे थे जब स्टूडियो से, कि जब उम्मीदवार इतना नगण्य है, उम्मीदवार जब इतना मतलब अप्रासंगिक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर लोकल कंटेनमेंट होने का या लोकल बहुत रुझान होने का भी क्या फायदा उसको, जब उसके नाम पर कुछ वोट ही नहीं डालना है किसी को, उसके नाम से किसी को लेना ही देना नहीं है, तो उससे नाराजगी हो चाहे उसे बहुत प्रेम हो, इससे वोटिंग पर क्या फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसका मतलब वोटिंग, मतलब मतदान केंद्र पर जाकर के लोकल डिसकंटेनमेंट काफी हद तक न्यूट्रलाइज हुआ होगा, ये हमको लग रहा है। चलिए, ये आपको लग रहा है। देखिए, आपने कहा कि छठ में आए हुए लोग जो रुके रह गए, उन्होंने कल 6 नवंबर को पोलिंग की, और फिर बात हो रही है जेन जी की। देखिए, महिलाओं की बात, महिलाओं का रुझान तो स्पष्ट है। जेन जी की बात, और बात हो रही है प्रशांत किशोर की, कि प्रशांत किशोर ने नुकसान पहुंचाया, प्रशांत किशोर का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। छपरा की बात करें, खेसारी लाल यादव जहां चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी वहां लड़ रही है, बीजेपी की बागी राखी गुप्ता भी लड़ रही है, वहां जयप्रकाश सिंह जो एडीजी की नौकरी छोड़कर जनसुराज के उम्मीदवार बने, उनके बारे में खबर है कि उन्हें राजपूतों ने मत कर दिया। तो एक बात तो यह समझनी है कि ये जेन जी क्या 3 हिस्सों में बट गया, एनडीए भी, महागठबंधन भी, और प्रशांत किशोर भी। दूसरी बात यह समझनी है कि मुस्लिम मतदाताओं का मिजाज। देखिए, एक बात पिछले 72 घंटे में बहुत तेज ट्रैवल हुई, इसकी चिंता बीजेपी को भी है, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं है, माने मतलब नहीं है, आधार नहीं है। क्या बात फैली? बात यह फैली कि यदि इस बार वोट देने नहीं जाओगे, यदि इस बार वोट देने नहीं जाओगे, तुम्हारा वोट नहीं गिरा तो तुम्हारी नागरिकता छीन सकती है। तो इसका आशय यह हुआ कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, और यदि वहां मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, अब देखिए बूथ वाइज भी माइक्रो लेवल पर देखा जाएगा, तो फिर इसका आशय है कि उस इलाके में, उस बूथ पर महागठबंधन मजबूत दिखेगा। तो जेन जी, छठ में रुके हुए लोग, और यह मुस्लिम। देखिए, वो एक महिला के वोट के बारे में एक और मिथक हम जरा उसको बता दें कि वो बर्स्ट होना चाहिए। वो मिथक, महिला वोट परसेंटेज में ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि पुरुषों से ज्यादा एब्सोल्यूट नंबर में महिलाओं के वोट है। इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि महिला मतदाताओं की संख्या कम है, ऑलरेडी कम है, महिला अनुपात ही कम है, हम लोग के यहाँ आबादी का अनुपात कम है, इसलिए एब्सोल्यूट नंबर में महिलाओं के वोट ज्यादा नहीं होते हैं। अगर एब्सोल्यूट नंबर में कहें तो 1,96,00,000 के करीब महिलाएं थी, महिला मतदाता थी पहले चरण में, और 1,98,00,000 के करीब, और 1,76,00,000 के करीब महिला थी, और 1,98,00,000 पुरुष थे। दोनों के बीच में 26-27 लाख का गैप था, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो वोटिंग हुई है उसमें 1,22,00,000 पुरुषों के वोट हैं और 1,22,00,000 ही महिलाओं के भी वोट हैं।
दोनों बल्कि बराबर। महिलाओं के वोट 10,000 कम ही हैं पुरुषों के मुकाबले। तो जी। एब्सोल्यूट नंबर में महिलाओं के वोट थोड़े कम हैं, हम्म। परसेंटेज में 8% ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि महिलाओं के नंबर्स कम है, संख्या कम है। तो अब हम्म। इसकी भी व्याख्या होगी, अभी इस तरह की भी व्याख्या होगी कि अगर एब्सोल्यूट नंबर में महिलाओं के वोट कम गिरे हैं, पुरुषों के वोट ज्यादा गिरे हैं, तो उससे हम्म। उस पर उसका नतीजे पर क्या असर होगा, इसको भी देखने की एक बात होगी। जी। अब देखिए जेन जी की बात, हम्म। जो जेन जी अभी जिसको लेकर के अभी ये टर्म हम लोगों के यहाँ पॉपुलर हुआ है नेपाल के आंदोलन के बाद, हम्म। उसकी आबादी बिहार में बहुत बड़ी है, मतलब इतनी जी बड़ी बिल्कुल। आबादी है कि वो पूरे चुनाव का नक्शा बदल सकता है। हम्म। तब हम देखें 18 से 29 साल के उम्र से 18 से 28 साल के उम्र के मतदाताओं की संख्या कोई 1,70,00,000 है। हम्म। इसका मतलब 1,70,00,000 का मतलब हुआ कि अभी 85 लाख इसी में होंगे पहले चरण में। तो जी। वो वोट अगर उसका टर्नआउट किस तरह से हुआ है, ये चूंकि उसका अध्ययन अभी नहीं है, महिला वोट का अध्ययन है, सबकी हम्म। नजर होती है, सब महिलाओं से माइक मुंह में लगा करके पूछते भी हैं कि भाई आप बताइए किसको वोट कर रही हैं, क्या आप सोच रही हैं। या महिलाओं को 10,000 रुपए भी मिले थे तो उनका रुझान बहुत स्पष्ट है। युवाओं का रुझान उस तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक तो स्टडी नहीं है और उनसे उस तरह से बात नहीं की गई। हम्म। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि उसमें महिलाओं जैसा एक तरफा रुझान नहीं दिखा। बातचीत में भी बिल्कुल हम लोगों ने जो देखा बिल्कुल। उस तरह का नहीं है, एक तरफा रुझान नहीं है, क्योंकि हम्म। नरेंद्र मोदी के प्रति दीवानगी अभी भी नौजवानों में, बड़े तबके के नौजवानों में बनी हुई है। हम्म। और प्रशांत किशोर के प्रति जो आइडियलिस्ट यूथ है, जो आकांक्षी युवा है, जो एस्पायरेशनल यूथ है, उसका रुझान प्रशांत किशोर की तरफ है और हम्म। तेजस्वी यादव की तरफ भी रुझान है। हम्म। मोटे तौर पर हमको जो समझ में आई ज्ञानेश्वर जी घूमते हुए, और कल जो बातचीत जितनी सुन पाए हम उसमें, हम्म। कि कास्ट और सोशल बेस का दायरा बहुत कम टूटा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स हो रही है इतना हम्म। स्टैब्लिश हो रही है, ये धीरे धीरे इतना स्टैब्लिश होगा ये रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स, कि हम्म। अपनी जाति के उम्मीदवार को जिताओ। हम्म। तो अपनी जाति के उम्मीदवार को जिताने के लिए अगर भूमिहार नौजवान शिवानी शुक्ला के तरफ घूम रहा है, तो दूसरी जाति का नौजवान क्यों नहीं अपनी जाति के लिए घूमे। 5 नवंबर की रात को लालगंज में भूमिहार गांवों में, भूमिहार की बस्तियों में शिवानी शुक्ला के लिए कसम खिलाने का काम चल रहा था। जी जी, कसम वही खिलाने वो का काम चल रहा हाँ, था। जी। तो वही अब उसमें कितना भी वो एस्पायरेशनल होगा, कितना भी आइडियलिस्ट हम्म। होगा, अपवाद के लिए छोड़ दे तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया होगा, चाहे कितना भी बढ़िया कैंडिडेट हो। हम्म। बिल्कुल। तो ये एक जो रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स का आइडिया है, वो आइडिया बहुत मजबूत हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है बिहार में, कि अपना रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़ाना है, अपनी संख्या ज्यादा बढ़ानी है। तो ये रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स की वजह से हमको लग रहा है कि वो दायरा कम से कम यूथ के मामले में नहीं टूटा है, महिलाओं लेकिन के मामले में। यहीं पर बताया अजीत जी कि देखिए, अभी जब हम लोग कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पहले हमारे पास विकासशील इंसान पार्टी मतलब मुकेश सहनी की पार्टी के एक नेता थे और उनका दावा था कि हम बलूराज और पारू भी जीत रहे, माफ कीजिएगा, जहां से लड़ रही है औराई और बलूराज भी जीत रहे हैं। तो क्यों जीत रहे हैं भाई? तो वहां मुकेश सहनी के उम्मीदवार ने बीजेपी की सेहत, एनडीए की सेहत खराब कर दी है, इसलिए हमारा उम्मीदवार निकल रहा है। तो जो आपने कहा ना कास्ट आइडेंटिटी नहीं टूटी है, तो प्रशांत किशोर ने भी कास्ट आइडेंटिटी का ध्यान रखा था और इस तरीके से उम्मीदवार दिए थे कि ताकि 2 की लड़ाई में तीसरे को भी मत मिले। हाँ, तो ये हुआ है ना, इसलिए तो हम कह रहे थे कि कास्ट कैसे टूटेगा। जब प्रशांत किशोर भी जो कह रहे थे और हम इस बात को कन्फ्रंट कर रहे थे बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, आपके साथ भी हमने सबसे पहले तो आप ही के साथ बातचीत में कहा कि भाई आप दायरा तोड़ नहीं सकते हैं जी, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पारू उठाइए, बलूराज उठाइए, औराई उठाइए या साहेबगंज उठाइए, मुजफ्फरपुर का कोई भी कहीं का भी आप उठा करके देखिए, जो टॉप 4 जातियां हैं, हर पार्टी का उम्मीदवार उन्हीं 4 जातियों से होगा, उन्हीं 4 जातियों से होगा। ये नहीं होगा कि आप बहुत प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा प्रयोग किए कि जहां जिस जाति का 1% भी वोट नहीं है उसका उम्मीदवार दे दी। ऐसा हमको लगता है अपवाद के लिए भी नहीं हुआ होगा। और इसका जब रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स में इसका फायदा तब मिलता है जब आपने जिस जाति का उम्मीदवार दिया है उस जाति का दूसरे तरफ से प्रोमिनेंट उम्मीदवार नहीं है, या किसी प्रोमिनेंट पार्टी ने उस तरह का उम्मीदवार नहीं दिया है, जो एडवांटेज कुम्हरार में दिख रहा है। क्योंकि कुम्हरार में वैश्य उम्मीदवार दे दिए, संजय गुप्ता भाजपा के उम्मीदवार हो गए, इंद्रदीप चंद्रवंशी उनके उम्मीदवार हो गए कांग्रेस के, तो वहां कायस्थ के पास अपनी नाराजगी जताने के लिए सिर्फ केसी सिन्हा है। अगर वहां दूसरी पार्टी का भी कायस्थी उम्मीदवार होता, मतलब बीजेपी का भी कायस्थी उम्मीदवार होता, तो हो सकता है कि एकदम नेग्लिजिबल वोट मिलते जनसुराज के कायस्थ उम्मीदवार को। तो जहां इस तरह की स्थितियां हैं कि एक ही जाति के 2 लोग लड़ रहे हैं, तो प्रोमिनेंट पार्टी वाले के साथ लोग जा रहे हैं। अगर किसी प्रोमिनेंट पार्टी का उम्मीदवार नहीं है तो फिर जो उम्मीदवार है उसको लोग वोट दे रहे हैं।
इसलिए भी वोट दे रहे हैं, जीते हारे छोड़ करके लोग वोट दे रहे हैं, ताकि उनके जो वो अपना जो वो जाति समूह है उसका महत्व बना रहे आगे के चुनाव के लिए, कोई इग्नोर नहीं कर सके उनको आगे के चुनाव के लिए। इसलिए जातियां अपनी ताकत दिखाने के लिए भी वोट दे रही हैं कि हमारा नहीं जीतेगा, हम जान रहे हैं, फिर भी उसको 10,000 वोट आएगा तो अगली बार कोई पार्टी हमको इग्नोर नहीं कर पाएगी। बहस से राजनीति को लेकर अजीत जी, बहस से राजनीति को लेकर बीजेपी थोड़ी परेशानी है। परेशानी क्या है कि कल जब से यह खबर आने लगी कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में संजय सरावगी संकट में फंस गए हैं, यहाँ कुमरार में संजय गुप्ता संकट में फंसे हुए हैं, अब आगे देखिए कटिहार में क्या हो रहा है, तारकिशोर प्रसाद बनाम सौरभ अग्रवाल, वहां भी। हाँ, तो जितने बड़े चेहरे हैं, अब देखिए पूर्णिया में भी विजय कुमार खेमका की लड़ाई 11 तारीख को वोटिंग है, आसान नहीं है। आपके मोतिहारी में प्रमोद कुमार, तो पूरे वैश्य समाज पर, हाँ, पूरे वैश्य समाज के जो नेता हैं वह संकट में घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, तो यही तो रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स है। आपने हम लोग लोकसभा चुनाव में तो इतना डिटेल इस पर चर्चा करते रहे, कैसे रितु जायसवाल ने नाक में दम कर दिया, पानी पिला दिया, शिवहर में वैश्य की राजनीति किस तरह से प्रभावित करती है वहां, और फिर अल्टीमेटली डिवीजन हुआ इस लाइन पर कि उनके साथ जायसवाल जाएगा, कानू जाएगा तो अग्रहरि नहीं जाएगा, और दूसरा बनिया नहीं जाएगा। ये डिवीजन हम मोतिहारी में भी देख रहे हैं। फिर जब दो एक ही जाति के उम्मीदवार हो जाएंगे तो उनके बीच उपजाति के नाम पर डिवीजन होता है, जाति के बाद उपजाति के डिवीजन के नाम पर डिवीजन हो जाता है। और अगर उसी जाति का उम्मीदवार नहीं है तब तो एक तरफा वोट मिलता है, अगर प्रोमिनेंट पार्टी से आया हुआ है तो, जैसा हम लोग शिवानी शुक्ला के बारे में के मामले में वहां देख रहे हैं लालगंज में। तो ये रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स जो है, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में का एक अगला चरण है ये रिप्रेजेंटेशन का, कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है। और इसलिए जाति का वो युवाओं में कम टूटा है, महिलाओं में टूटा इसलिए है क्योंकि वो 20 साल की पूंजी है नीतीश कुमार की, और ये मान करके महिलाएं दे रही हैं कि हम उनको इस बार आखिरी बार वोट दे रहे हैं, या महिलाओं को वोट दें इसके लिए प्रेरित करने वाले कई कारक हैं, जिसमें 10,000 रुपया भी है। युवाओं को उस तरह से प्रेरित करने वाला कोई कारक इस सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया। तेजस्वी यादव ने जरूर प्रस्तुत किया कि हम इतनी नौकरी दे देंगे, वो भी इतनी हवाई इतने वादे हैं कि उस पर क्या भरोसा लोगों ने किया होगा। लेकिन रोजगार का एक मामला था जो तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा था, और प्रशांत किशोर की तरफ से पलायन रोक देंगे और हम आपको यहीं पर रोजगार देंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ये चीजें आकर्षित कर रही थी। और बाकी नौजवानों में जो नरेंद्र मोदी का अपनी दीवानगी है, जो उम्मीदवार का वोट है, जो जातीय समीकरण है अपना, तो ये आप इस बात में से सहमति हो सकती है, मतलब सहमत नहीं होने का कोई कारण नहीं है कि वो वोट बटा है। नौजवानों का वोट महिलाओं की तुलना में तीनों जगह गया है, लेकिन वो फिर जातीय समूह के आधार पर ही होगा। अगर तेजस्वी यादव का जातीय समूह 32% का है तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि उनको 50% नौजवान का वोट मिल गया होगा, ये नहीं होगा। 32% है तो उस 32% नौजवान का वोट आपको मिला होगा, लेकिन उसमें 2-4% और ज्यादा हो गया होगा, मिल गया होगा, जो ज्यादा आपके साथ जुड़ जाए किसी वजह से, कैंडिडेट की वजह से या किसी और वजह से। लेकिन महिलाओं का वोट बेस जो उनका है वही 32% महिलाएं, उसमें डाउन हुआ होगा, निश्चित रूप से उसमें कमी आई होगी। तो ये वो दोनों मिला करके संतुलन बनेगा। युवाओं के वोट को हम उस तरह से नहीं आकलन कर सकते हैं जैसे महिलाओं के वोट का है। वो वोट बटा है, सामाजिक आधार पर बटा है, और महिलाओं का वोट दूसरे कारणों से एनडीए के फेवर में ज्यादा दिखा है। और अब अल्पसंख्यक का वोट, जी बिल्कुल, अल्पसंख्यक मुस्लिम, हाँ, तो वो एक इसमें हमने कल, आज हमारी बात हो रही थी इधर समस्तीपुर की सीटों को लेकर के, खासतौर से हमको सराय रंजन का जानना था, तो हमने एक व्यक्ति जो चुनाव में एक्टिव थे पिछले एक हफ्ते से, हम पूछ रहे थे उनसे। उनका कहना है कि वोटिंग का गजब ही इस बार उनका पैटर्न उन्होंने बताया कि अब जैसे हमारे बूथ का कारण वो उनके विजय के साथ थे, तो उनका कहना था कि हमारे बूथ पर जब भीड़ नहीं थी तो दूसरे वाले के बूथ पर भी भीड़ नहीं थी, जब हमारे बूथ पर भीड़ बढ़ी तो उसके बूथ पर भी भीड़ बढ़ गई। तो हमने कहा ये कैसे हो रहा था, तो बोला कि रियल टाइम पर सब लोग मोबिलाइज कर रहे थे। उनको लगा कि अरे उनके लोग बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं तो हमारे लोग भी बड़ी संख्या में वोट करने निकले। तो एक तो ये मोबिलाइजेशन हमने देखा, ये मोबिलाइजेशन मुस्लिम मतदाताओं में ज्यादा दिखा है, जिसका एक कारण तो वो है कि नागरिकता खत्म हो जाएगी, संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिए जाओगे, जो एक कैटेगरी बनाई गई है एनआरसी की असम में नागरिकों की एक डी कैटेगरी है। डी कैटेगरी का मतलब डाउटफुल सिटीजन जो है, तो डी कैटेगरी में डाल देंगे, डाउटफुल सिटीजन बना देंगे। ये एक अफवाह है जिसका कोई आधार नहीं है, ये एकदम झूठी खबर है। क्योंकि नागरिकता इस तरह से नहीं, वोट देने से नागरिकता नहीं तय होती। वो करना होता तो चुनाव आयोग पहले कर चुका होता। मतदाता सूची में आपका नाम है, इसका मतलब आप नागरिक माना गया है, आप वोट कर सकते हैं। तो वो नहीं था, लेकिन ये अफवाह फैली।
तो एक तो वो कारण हुआ, और दूसरा ये कारण बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। हालांकि अब तो नीतीश कुमार का नाम आने और नीतीश कुमार के चेहरे के इर्द गिर्द मतलब चुनाव होने से ये धारणा थोड़ी कम हुई कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, बीजेपी का सीएम बनेगा। लेकिन ये आशंका कहीं ना कहीं उनके मन में है कि बीजेपी का सीएम बनेगा, तो उसको रोकने के लिए भी बड़ी संख्या में मतदान करना है। एक तो ये कारण है, और दूसरा तीसरा कारण, एक इंपॉर्टेंट कारण ये है कि ये पहला मौका है जब इतने विकल्प मुसलमानों को भी मिले कि उनके सामने अब पहले तो खाली आरजेडी का एक विकल्प होता था कि आप आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट करिए। फिर एक विकल्प आया कि ओवैसी ने एक विकल्प दिया कि ओवैसी के उम्मीदवार को वोट करिए। इस बार प्रशांत किशोर ने भी उम्मीदवार दिया, तो तीसरा विकल्प आ गया, एक जो अच्छा विकल्प है जिसको बहुत पसंद कर रहे थे। वोटिंग कितना किया ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन मुसलमान पसंद कर रहे थे प्रशांत किशोर को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी बातों को, और उनके दिमाग में ये बात बैठने की बात है, जब तक बैठे कि प्रशांत किशोर रोक सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने उम्मीदवार सबसे पहले घोषित किए, उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया। चुनाव की घोषणा, अधिसूचना जारी होती 10 अक्टूबर को, उसके एक दिन पहले उन्होंने 9 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, और जो कहा था उस अनुपात में उन्हें मुसलमानों को टिकट दिया। तो एक तीसरा विकल्प आ गया। उन्होंने मुसलमानों का कैंडिडेट चुनते हुए भी जाति का ख्याल रखा है, समीकरण का ख्याल रखा है, उसकी विनेबिलिटी के फैक्टर का ध्यान रखा है। कई मजबूत उम्मीदवार उनके लड़ रहे हैं, चाहे जो किहाट में हो, चाहे बाजपट्टी में हो। हम लोग कई बार उनके उम्मीदवारों को चर्चा करते हैं, उनके मुस्लिम उम्मीदवार मजबूत लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, और उनकी अपनी निजी हैसियत भी है उन उम्मीदवारों की। तो एक पहली बार एक तीसरा विकल्प भी मिला मुसलमानों को, कि हम सिर्फ आरजेडी कांग्रेस का विकल्प नहीं है, ओवैसी का भी है और जनसुराज का भी है। तो जब 3 कैंडिडेट हो गए और चौथा कैंडिडेट है ही एनडीए का, तो 4 कैंडिडेट जब मोबिलाइज करते हैं वोट को, तो फिर वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता है, और वो साफ रिफ्लेक्ट भी होता है पोलिंग बूथ पर। 2 आदमी मोबिलाइज कर रहा हो तो 2 आदमी कितना मोबिलाइज करेगा? 3 आदमी करेगा तो और ज्यादा करेगा, 4 आदमी करेगा तो और ज्यादा करेगा। तो कई क्षेत्रों में 4 पार्टियों ने मोबिलाइज किया, और जहां चारों मुस्लिम कैंडिडेट हैं, आप सोचिए जहां चारों मुस्लिम कैंडिडेट हैं उन सीटों के बारे में, जहां नीतीश कुमार का भी मुसलमान कैंडिडेट हो और इन तीनों के भी हो, तो वहां मोबिलाइजेशन दिखेगा। और उन बूथ्स को माइक्रो लेवल पर, अगर उन बूथ्स का आंकड़ा निकाल करके आप देखेंगे तो वहां मुस्लिम वोट और ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि सबने मोबिलाइज किया। तो ये कारण है। लेकिन वोट मोटे तौर पर मुसलमानों का इंडिया ब्लॉक के साथ गया है। उन्हीं जगहों पर दूसरे लोगों को वोट मिला है जहां उनके सामने बेटर ऑप्शन था, या जहां सारे उम्मीदवार मुस्लिम थे और इस बात का कोई जोखिम नहीं था कि कोई जीत जाएगा तो हमको नुकसान हो जाएगा। जहां कोई जोखिम नहीं है वहां या तो वोट बटे हैं, या फिर जहां बहुत अच्छा ऑप्शन था वहीं वोट बटे हैं। ज्यादातर जगहों पर वोट नहीं बटा है, खासतौर पर नॉर्थ हम लोग की तरफ जो हुआ है, मतलब मिथिला और सारण के इलाके में वोट नहीं बटा है ज्यादा। चलिए, वोट नहीं बटा, लेकिन एक बात और कही जा रही है जिस पर बहस चल रही है कि चलिए, जो पिछले चुनावों का वोट प्रतिशत है महागठबंधन को या एनडीए को या अदर्स को, कि यदि प्रशांत किशोर ने 6% से अधिक या 7% भी इन दोनों गठबंधनों का वोट काट लिया, तो क्या बिहार की सूरत बदल सकती है, बिहार की सरकार बदल सकती है? अदर्स की बात नहीं करें, अदर्स के खाते से आए वोट नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर ने इन दोनों गठबंधनों के वोट यदि 6% से अधिक काटे तो नुकसान किसका हो सकता है? देखिए, वो तो अगर दोनों का कटा तो दोनों का नुकसान हुआ, तो उसका असर नंबर ऑफ सीट्स पर नहीं पड़ेगा ज्ञानेश्वर जी, जीत हार पर पड़ेगा। जो वोट मिलेंगे उन पार्टियों को उस पर पड़ेगा, जीत हार पर अंतर कम पड़ेगा, उसका एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि एनडीए का अगर कुछ ज्यादा वोट कटेगा, इसमें तय मानिए कि उनको एनडीए के खेमे से ज्यादा वोट आ रहे हैं, लेकिन वो वोट अगर सीधा आरजेडी को जाता तो दोहरा नुकसान होता है एनडीए। बिल्कुल, अगर एनडीए के 2 वोट इधर से कट के उधर चले जाएं तो 4 वोट का झटका लगता है। लेकिन वो अगर नहीं हो रहा है, अगर एनडीए से वोट कट के प्रशांत किशोर के पास रुक जा रहा है सर्टेन मात्रा तक, तब तो ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर बड़ी मात्रा में वोट कटेगा तभी नुकसान है। तो अभी ऐसी भी संभावना हमको नहीं दिख रही है कि बहुत ज्यादा वोट कट रहे हैं। तो वोट दोनों के वोट जाएंगे प्रशांत किशोर को, लेकिन वो वोट जो एक कास्ट इक्वेशन के हिसाब से ही जाएंगे। जो कास्ट का इक्वेशन है, जहां कास्ट के कैंडिडेट हैं, रिप्रेजेंटेशन है कास्ट का, उस हिसाब से वोट कटेंगे। प्रशांत किशोर को मुसलमान का वोट भी मिलता है, अगर यादव का वोट भी मिलता है नौजवान का, तो वो एनडीए का नुकसान होगा। अगर एनडीए का हम जैसे माने कि 2% एनडीए का नुकसान होगा, आपने 6% कहा, हम माने कि 2% एनडीए, 2% उन्होंने महागठबंधन का लिया और 4% एनडीए का लिया, 4% एनडीए का लिया, तो एनडीए के साथ इस बार का एडवांटेज जो चिराग पासवान का वोट ऐड हो रहा है
पिछले बार के वोट में वो है 5.6% का वोट वो ऐड हो रहा है। और उसमें चिराग पासवान के अपने वोट के साथ साथ उसमें बड़ा हिस्सा बीजेपी के वोट का था, जो पिछली बार नीतीश कुमार को नहीं मिला था और इस बार मिल रहा है। इस बार कह के मिल रहा है वोट नीतीश कुमार को, जो वोट पिछली बार नहीं मिला था। वो खासतौर से फॉरवर्ड्स का वोट था, बीजेपी का वोट था, नहीं मिला था, इस बार वो मिल रहा है। तो 5.6% का वो एडवांटेज है। उसमें से 4% भी अगर निकलता है और इधर से 2% निकलता है, तब भी 2% के एडवांटेज में एनडीए रहेगा। तो ये एडवांटेज वोट अगर प्रशांत किशोर को जो भी मिलेगा, ये सत्ता विरोधी वोट मिलेगा, उसका भी बहुत नुकसान एनडीए को नहीं होगा और चिराग पासवान का वोट उसकी भरपाई कर देगा। तो वो प्रशांत किशोर के वोट हो सकता है 9%, 10% तक वोट है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा संख्या अन्य वाले वोट की ही होगी। तो ज्यादा संख्या आने वाले वोट की होगी। देखिए अभी भी देखिए बिहार के चुनाव को लेकर माइक्रो ऑडिटिंग जारी रहेगी, क्या हो रहा है, क्या हुआ है और भीतर से क्या बातें निकल कर आ रही है। फिर से अंतिम में कर देते हैं कि पहले चरण में एनडीए के लोग मान रहे हैं कि हम 72 सीटें जीत रहे हैं और महागठबंधन मान रहा है कि हम 66 सीटें जीत रहे हैं। एनडीए कह रहा है कि 49 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है पहले चरण में, और महागठबंधन कह रहा है कि 55 सीटें जा रही है एनडीए के खाते में। तो आगे क्या, यह भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।